Hello, everyone, and a very warm welcome to you all. This is part 3 of our series on compromise, arrangement, and amalgamation. In this video, we will be discussing section 232 of this chapter. So, let's get started. We have not discussed section 231 yet because section 232 and section 230 are closely related to each other. अगर आपने section 230 की वीडियो नहीं देखी है, section 230 को नहीं देखा है, then you can find the link of the video in the description box. And 230 और 232 almost same है, सिर्फ इसमें slightly difference है. That is why we are discussing section 232 after section 230. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन डिफरेंस है, जो फर्स्ट डिफरेंस है सेक्शन 230 और सेक्शन 232 के बीच में, वो है सेक्शन 230 में जो सबसे फर्स्ट स्टेप था, जो सेक्शन 230 की फर्स्ट स्टेप थी, उसमें था कि जो एप्लीकेशन जा रही थी एनसीएलटी को, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की तरफ से, अगर कंपनी वाइंड अप प्रोसीजर में है तो उसके लिक्विडेटर की तरफ से, या फिर कंपनी के मेंबर्स या क्रेडिटर्स एनसीएलटी के पास जा रहे थे फॉर दी क्लास मीटिंग की परमिशन के लिए. लेकिन सेक्शन 232 में सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनीज मिलकर जाती है एनसीएलटी के पास, क्योंकि सेक्शन 232 इज अबाउट दी मर्जर और अमलगमेशन रेड विद सेक्शन 230 एंड 231. तो मर्जर या अमलगमेशन हो रहा हो, या डीमर्जर हो रहा हो, या रिकंस्ट्रक्शन हो रहा हो, इसमें 2 कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं. इसलिए जो एप्लीकेशन जारी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी और कंपनी की तरफ से जाती है एनसीएलटी के पास. सेकेंडली, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं वो सेम है. फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन पिटीशन एनसीएलटी 1 में, ड्राफ्ट स्कीम जाएगी, एफिडेविट जाएगा एनसीएलटी 6 में. एफिडेविट वही होगा कि वट एवर इज स्टेटिंग इज ट्रू. यहाँ पर एक और डिफरेंस है सेक्शन 230 के कंपैरिजन में कि यहाँ पर हमारा CAA 1 यानी कि क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट नहीं जाता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मर्जर अमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है. सेक्शन 230 यहाँ पे क्यों है साथ में, मतलब सेक्शन 232 जो होता है हमारा वो रेड विद सेक्शन 230 एंड 231 क्यों है, क्योंकि जब भी 2 कंपनीज मिलेंगी, मर्जर हो, अमलगमेशन हो, डीमर्जर हो या रिकंस्ट्रक्शन हो, जब भी 2 कंपनीज मिलेंगी तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेंबर्स और क्रेडिटर्स के बीच में या कंपनीज के बीच में आपस में इनका कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होता है. इसीलिए यहाँ पे 230 सेक्शन भी इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेप, जिसमें एनसीएलटी के पास जब आपको एप्लीकेशन चली गई है आपकी कंपनी की तरफ से, अब एनसीएलटी आपको डायरेक्शंस देगा टू प्रोसीड. डायरेक्शंस देगा मतलब सुपरवाइज करेगा. ये हमने पूरा सेक्शन 230 में डिस्कस किया था कि एनसीएलटी आपकी पूरी एप्लीकेशन को सुपरवाइज करता है. एनसीएलटी डेट, टाइम, प्लेस, जहां पर भी वो मीटिंग होगी उसको सब कुछ एनसीएलटी डिसाइड करता है. उसी के साथ एनसीएलटी चेयरपर्सन भी अपॉइंट करता है, कोरम भी फिक्स करता है, सब कुछ एनसीएलटी के अकॉर्डिंगली होता है. यहाँ वाले पॉइंट में या इस स्टेप में भी एक चेंज है, वो ये कि यहाँ पे जो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम था हमारा सेक्शन 230 में, वो स्टेप यहाँ पे नहीं है. क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे एप्लीकेशन दी जा रही है वो सिर्फ कंपनी के तरफ से जाएगी, मेंबर्स या क्रेडिटर्स की तरफ से नहीं जाएगी. जब मेंबर्स या क्रेडिटर्स की तरफ से एप्लीकेशन जाती थी, अगर जाती, तो उस केस में एनसीएलटी 14 डेज का समन इशू कर रहा था कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या लिक्विडेटर को, जिसको हम बोल रहे थे ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंपनीज ही एप्लीकेशन दे रही हैं, तो यहाँ पे एनसीएलटी डायरेक्टली डायरेक्शंस दे देगा टू प्रोसीड. थर्ड स्टेप इज सेम कि नोटिस प्रिपेयर किया जाएगा उसके बाद CAA 2 में एंड CAA 3 में. CAA 2 में जो नोटिस दिया जाएगा वो मेंबर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट एंड कंपनी की वेबसाइट पे भी डाला जाता है. CAA 3 में जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज होती हैं लाइक ROC, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट एटसेट्रा, इनको नोटिस इशू किया जाता है. फोर्थ स्टेप भी हमारा सेम है, जिसमें चेयरपर्सन एनसीएलटी को एक एफिडेविट देता है कि वो सभी कंप्लायंसेस जो रिक्वायर्ड थे वो सारे हो गए हैं, और ये चेयरपर्सन वही पर्सन है जो एनसीएलटी ने एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया था. नेक्स्ट,
क्लास मीटिंग होगी, क्लास मीटिंग में अप्रूवल लिया जाएगा। अप्रूवल भी सेम है, मेजॉरिटी इन नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू। और कैसे अप्रूवल होगा, अगर आपकी कंपनी में मेंबर्स अप टू 200 है देन जनरल मीटिंग में, मोर देन 200 बट लेस देन 1000 है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू, लेकिन अगर 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं देन ई वोटिंग प्लस फिजिकल जनरल मीटिंग भी होती है। नेक्स्ट, अब चेयरपर्सन जो भी आपका अप्रूवल आया है वो उसकी रिपोर्ट CAA 4 में विद इन 3 days ऑफ द मीटिंग, जो आपकी क्लास मीटिंग हुई है उसके विद इन 3 days के अंदर अंदर वो NCLT को एक रिपोर्ट बना के देगा चेयरपर्सन। नेक्स्ट स्टेप इज फाइनल एप्लीकेशन जाएगी, जिसको हम बोलेंगे सेकेंड मोशन एप्लीकेशन। ये प्रोसेस भी सेम है या ये स्टेप भी सेम है, ये NCLT को फाइल की जाएगी कब, विद इन 7 days ऑफ द रिपोर्ट इन CAA 5। तो CAA 5 में हम ये 7 days के अंदर अंदर रिपोर्ट देंगे NCLT को। कौन से 7 days, जब हमने CAA 4 दिया था उसके विद इन 7 days के अंदर अंदर हमको CAA 5 में एक रिपोर्ट देनी होगी NCLT को, जिसमें एक सर्टिफिकेट भी अटैच किया जाएगा फ्रॉम द कंपनीज ऑडिटर दैट रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंप्लाइड विद। जो भी उन पे एप्लीकेबल है वो सारे कंप्लाई किए गए हैं। नेक्स्ट इज NCLT अब डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करता है और उसके साथ ही 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देता है, सेम न्यूज़पेपर जो नोटिस के टाइम पे दिए गए थे। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की डेट और डेट ऑफ हियरिंग की डेट में एटलीस्ट 10 days का गैप होता है। नेक्स्ट, डेट ऑफ हियरिंग पे अब NCLT के पास अथॉरिटी है, उनको अगर आपकी स्कीम सही लगती है तो वो सैंक्शन भी कर देता है और नहीं लगेगी तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। जो भी फाइनल ऑर्डर आता है NCLT का वो CAA 7 में आता है। जो सेक्शन 230 थी स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, वहां पे जो आपका ऑर्डर आता था वो CAA 6 में आता था। तो यहाँ पर 232 में एक ये चेंज है कि जो फाइनल ऑर्डर आता है वो CAA 7 में आता है। कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं, वो सेम है सेक्शन 230 की तरह, कि क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन होंगे या पहले देखे जाएंगे। NCLT क्या क्या फैक्टर्स दिखेगा स्कीम को अप्रूव करने से पहले, कि आपकी स्कीम ट्रू है, फेयर है, स्कीम आपकी इट इज नॉट डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स या मेंबर्स, जो एक्सचेंज रेशियो है वो फेयर है, NOC ली गई है सिक्योर्ड क्रेडिटर से, आपकी जो स्कीम है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, स्कीम इज नॉट फॉर द टैक्स इवेजन, और जो वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है वो एक एमिनेंट यानी कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर CA फर्म से ली गई है। इन केस अगर आपके पास नेगेटिव ऑर्डर आता है तो आप अपील कर सकते हो NCLAT के पास अंडर सेक्शन 421 विद इन 45 प्लस 45 डेज के अंदर। फिर आपकी NCLT की हियरिंग होगी, NCLAT की हियरिंग होगी। अगर आपका वहां से भी ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास अप्लाई कर सकते हो। जब अगर आपकी स्कीम NCLT ने डिसअप्रूव कर दी है, आपके पास पावर है कि आप NCLAT के पास जा सकते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्कीम आपकी क्लास ऑफ मेंबर्स या क्रेडिटर्स ने डिसअप्रूव कर दी है देन देयर इज नो रेमेडी अवेलेबल टू दी कंपनी। इसके साथ ही अब जब आपकी स्कीम अप्रूव हो जाती है, जब भी आपकी स्कीम अप्रूव होती है उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक आपकी स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है, एवरी फाइनेंशियल ईयर के 210 डेज के अंदर अंदर आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा CAA 8 के अंदर, जिस स्टेटमेंट को सर्टिफाई करवाना होगा बाय PCS या PCA प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो इस स्टेटमेंट को अप्रूव करेंगे, उसको सर्टिफाई करेंगे और उनको फाइल करना होगा टू ROC विद इन 210 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Thank you so much. We will be discussing section 231 in the next video. Stay connected and keep learning.